तब मेरी आयु ही क्या होगी, 11 12 या 13, क्योंकि इसी उम्र में मन प्यार में पड़ने लगता है। प्यार कब हुआ इस पचड़े में पड़ने के बजाय ये जानना ज्यादा सही होगा कि ये कैसे हुआ। मैं तब मामी के घर पर था। मामी चर्च में जाती थी। मैं उनके बेडरूम में जाकर संदूक और दराजों की तलाशी लेता था और उन चीजों को खोजता था जिन्हें वो बहुत संभाल कर रखती थी। उनका संदूक अजायब घर की तरह था, जहाँ कुछ न कुछ तो अतुल्य मिल ही जाता था। जैसे संदल की सुगंध जो उनके सफेद कपड़ों को सुगंधित करती थी, आलपीन घोंसने की साटन की गद्दी फीकी सी पड़ गई थी, बुने हुए दस्ताने बारीक कागज में लपेटे गए थे, संतों के चित्र, सीने पिरोने की चीजें, नीले मखमल का जालीदार बटुआ जिस पर बगुले काढ़े गए थे, कोनों में पड़ी अंबर और चांदी की माला। मैं इन्हें देखता और फिर यथास्थान रख देता। लेकिन एक दिन संदूक के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ एक छोटी सी दराज थी, वहां मुझे सोने जैसी चमकने वाली कोई चीज दिख गई। मैंने अपना हाथ वहां पे बढ़ा दिया और सोने के चौखटे में लगा हुआ लगभग 3 इंच लंबा हाथी दांत का सूक्ष्म चित्र वहां से निकाल लिया। वह कोई सुंदर सी तस्वीर थी, बिल्कुल मेरे सपनों की परी जैसी दिखने वाली। चित्र वाली लड़की की उम्र लगभग 20 वर्ष होनी चाहिए। उसका चेहरा अंडाकार था, होठ भरे भरे और अधखुले से। वो किसी को तिरछी नजर से देखती प्रतीत हो रही थी। उनके गालों में गड्ढे देखकर लग रहा था कि मानो कामदेव ने उसे फुर्सत से बनाया था। उसके सिर पर बेहद नफासत से स्कार्फ बंधा था, जिसमें से कसकर बंधा हुआ लटों का गुच्छ चेहरे को अद्भुत आभा दे रहा था। ये स्कार्फ पुराने ढंग का था, जो उसकी गर्दन के पिछले भाग से उठता था और उसकी युवा गर्दन को सलीके से दर्शाता था। माथे पर आता तो गालों में पड़े हुए डिंपल्स को और खूबसूरत बना देता। मैं चित्र को हाथ में लिए न जाने कितनी कल्पनाओं से भर गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी नानी दादी के समय की स्त्रियां शरीर को उतना नहीं ढकती थी जितना हमारे समय की स्त्रियां ढकती है। हालांकि ऐसा में पुराने समय के चित्रों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था। कमर के ऊपर लगभग पारदर्शी जाली सी पहनी हुई थी, जिनमें उनकी युवा सुंदरता और उभर कर दिखती थी। गले में पहनी गई मोतियों की माला पूरी शान से उनके वक्ष को सुशोभित करती थी। चित्र में बड़ी अदा से उठा हुआ उनका हाथ दिखता था, जिसमें हमेशा कोई प्यारा सा कड़ा हुआ रुमाल होता था। आज भी मैं उस प्रभाव को भूल नहीं पाता जो मुझे उस चित्र को देखकर महसूस हो रहा था। मैं न जाने कितनी देर सुख के क्षणों में डूबा रहा, कठिनाई से सांस लेता रहा और अपनी आंखों से चित्र की खूबसूरती को पीता रहा। न जाने कितनी सुंदरियों का चित्र मैं देख चुका हूँ, मगर इस चित्र में क्या था, इस सुंदरी की मुख मुस्कुराहट और चंचल छवि ने मुझे उद्वेगित कर दिया था। ये किसी चित्रकार की कोरी कल्पना नहीं थी, रक्त मांस की जीती जागती छवि थी। उसकी गहरी रेखाएं शंका में डालती थी। सफेद सुंदर दंत पंक्ति दिखाने के लिए होठ जरा से खुले थे। मैंने तस्वीर को पकड़ा, उसे सांसों में भरा और अपने होठों को उनके पास ले जाने लगा कि बरामदे में पाँव की आवाज सुनी। चर्च से लौटकर आती मेरी मामी थी। मैंने उसकी दमे वाली खांसी और गठिया से पीड़ित पाँव घसीटने की आवाज सुनी। सूक्ष्म चित्र को वापस दराज में रखने, बंद करने, खिड़की में जाने और निर्दोष और उदास भाव भंगिमा करने के लिए मेरे पास बहुत कम समय बचा था। मामी ने शोर मचाते हुए प्रवेश किया, क्योंकि चर्च की सर्दी ने उसके जुकाम को बिगाड़ दिया था, जो अब पुराना मर्ज बन चुका था। मुझे देखकर उनकी छोटी जुरीदार आंखें चमक उठी। मेरी चोरी पकड़ते हुए वह मुझे थपकी देते हुए सामान्य भाव से पूछने लगी कि क्या मैं हमेशा उनकी संदूक को खंगालता हूँ। फिर धीमे धीमे मुस्कुरा कर बोली, अच्छा जरा रुको तो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है जिसे तुम जरूर पसंद करोगे। उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से कागज में लिपटे केक और बर्फी के टुकड़े निकाले, जिन्हें देखकर ही मेरा जी मचला गया। मामी की बूढ़ी बीमार छवि को देखने और चिपचिपी मिठाइयाँ खाने की इच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। वर्षों की दौड़, क्षतिग्रस्त दांत, कमजोर निगाहें, मुरझाया हुआ चेहरा, मूछें भरी कनपट्टियों पर खींच आए हुए भूरे बाल, पीली लटकती हुई गर्दन, उस सुंदर चित्र के आगे ये छवि कितनी बेजान थी। मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। एक क्रोध भरा पौरुष भाव मेरे मन में जाग गया और मैंने जोर देकर कहा, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए? क्या अजूबा है, तुम तो बिल्ली से भी अधिक लालची हो। पर मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। अपने को ऊपर उठाते हुए मैंने कहा और पंजे के बल खड़े होकर कहा, मुझे मिठाई की परवाह नहीं। मेरी मामी ने मुझे कुछ स्नेह और कुछ क्रोध भरी नजर से देखा। अंततः वो हंस गई। उनका भया हुआ जबड़ा मुझे दिखाई देने लगा। वो इतनी हंसी की होठों को छिपाते हुए उनकी ठोड़ी और नाक मिल गई और झुर्रियों का पहाड़ गालों पर दिखाई देने लगा।
मुंह के दांत ही सिर भी पूरी तरह हिल रहे थे। मैं शीघ्रता से माँ के कमरे में गया, जहाँ मैंने साबुन और पानी लिया और अपने मुंह हाथ मलमल कर धोया और चित्र वाली लड़की की कल्पना में वापस मैं डूब गया। उस दिन से ये नियम बन गया, जो ही मामी बाहर जाती मैं कमरे में सरक जाता, संदूक खोलता, सूक्ष्म चित्र निकालता और विचारों में खो जाता। ये सब 1 मिनट की गतिविधि होती। मुझे लगता कि उसकी आंखें मेरी आंखों के भीतर झांक रही है और सांस चल रही है। मैं उसका चुम्बन लेने की कोशिश करता, लेकिन डरता कि कहीं दुष्टता पर वो नाराज ना हो जाए। फिर मैं उसे अपनी छाती से चिपका लेता, अपने गालों से साता। मैं कोमल व्यवहार करता कि कहीं उसे कोई चोट न पहुंचे। मामी के कमरे में जाकर संदूक खोलने से पहले मैं बाल धोता, कंघी करता, खुद को सुंदर बनाता, मानो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हो। मैं प्राय बाजार में हम उम्र लड़कों से मिलता, जो अपनी प्रेमिकाओं के पत्र, फोटो और फूल मुझे दिखाकर पूछते थे कि क्या मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। शर्म से मेरा गला जकड़ जाता और उत्तर में मैं केवल अपनी गूढ़ मुस्कान छोड़ देता। जब वे अन्य लड़कियों की तारीफ के पुल बांधते तो मैं कंधे झटका कर उन्हें तिरस्कार से कहता एक रविवार में छोटी ममेरी बहनों से मिलने और उनके साथ खेलने उनके घर गया। वे वास्तव में सुंदर थी और उनमें से सबसे बड़ी अभी 15 वर्ष की भी नहीं हुई थी। हम दूरबीन से मनोविनोद कर रहे थे, तभी लड़कियों में से एक ने, जो अभी 12 भी मुश्किल से हुई थी, चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ा शर्माते हुए अपनी मुट्ठी मेरे हाथ में खोलती बोली, इसे ले लो। मैंने हथेली खोली तो देखा कि वह एक गुलाब की कली थी। छोटी लड़की मुस्कुराकर मेरी और टेढ़ी नजर से देखती भाग गई, लेकिन मैं तुरंत चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, इसे तुम ही रखो। उस पूरी दोपहर फिर उसने मुझसे बात नहीं की और आज तक इसके लिए मुझे क्षमा भी नहीं की। हालांकि अब उसका ब्याह हो चुका है और उसके 3 बच्चे भी हैं। सुबह शाम मिलाकर जो 2-3 घंटे मेरी मामी चर्च में बिताती थी, उसमें उस चित्र को देखने की चाह मेरी पूरी नहीं होती थी। आखिर मैंने उस चित्र को अपनी जेब में रखने का निश्चय किया। पूरे दिन मैं उसे लोगों से छिपाता रहा, मानो कोई अपराध कर दिया हो। मैंने सोचा कि चित्र में मौजूद लड़की मेरी गतिविधियां जरूर देखती होगी और सोचती होगी कि मैं किस हद तक मूर्ख हूँ। यदि मैं जुराबे उतारना चाहता या कोई भोंडा सा काम करना चाहता, तो पहले मैं चित्र को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता, ताकि आजादी से उस काम को मैं कर सकूं। चित्र को रात भर तकिए के नीचे छिपाता, कई बार जागता कि मुझे कोई खजाने से वंचित ना कर दे। अंत में मैं उसे तकिए को नीचे से निकालता और अपनी छाती पर रखकर सो जाता था। सुबह मुझे अपने सीने पर उसकी छाप दिखाई देती। चित्र की वो स्त्री फोटो की तरह नहीं, बल्कि जीवित मिलनसार सुंदर छवि के साथ मेरी ओर आती और मुझे उड़न खटोले में ले जाने को बेहद आतुर हो जाती। मधुर अधिकार से वो मेरे करीब आती, मुझे स्टूल पर बिठाती, मेरी भौं आंखों पर अपनी झूलती लटों से दुलार खिलाती, अपना हाथ मेरे सिर पर फेरती। मैं उसके लिए प्रार्थना पुस्तक से पंक्तियां पढ़ता, बांसुरी बजाता और फिर वो मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद देती। अंत में कुछ अजीब सी यादें मेरे मस्तिष्क पर छाने लगे। मैं कहीं अतीत में खो गया। मुझे लगता था मानो मैं किसी जन्म में सेवादार था, सड़कों पर गाना गाता था। धीरे धीरे मैं दुबला होने लगा, जिससे मेरे माता पिता, मामा मामी चिंतित हो गए। इस आयु में हर चीज डराने वाली है, मेरे पिता ने कहा, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी कई किताबें पढ़ा करते थे। मेरी काली पलकों और सिकुड़ी आंखों, पीले होठों को पढ़ते और फिर भूख न लगने की मेरी परेशानी से चिंतित होते। खेलो बेटा, खाओ पियो, वे कहते और मैं उदासीनता से उत्तर देता, मेरा मन ही नहीं है। उन्होंने मेरी बेचैनी को जानने की कोशिश की, फिर मुझे थिएटर ले जाने लगे। कुछ समय बाद मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और ताज़ा झागदार दूध पीने को देने लगे। बाद में वो मेरे सिर और पीठ पर ठंडा पानी डालते। मैंने ध्यान दिया कि जब मैं अपने पिता को सुप्रभात कहने जाता, तो वो काफी देर तक मुझे घूरते और कई बार तो अपनी रीढ़ पर मैंने उनकी निगाहें जमी हुई महसूस करता था। मैं चालाकी से अपनी आंखें नीची कर लेता था, ये निश्चय करते हुए कि अपना अपराध स्वीकार करने के बजाय मर जाना अच्छा है। जैसे ही मुझे परिवार के स्नेही अकेलेपन से छुट्टी मिली, मैंने अपने आप को चित्र के साथ अकेला पाया। एकाएक पवित्र भावना कहीं उड़ गई और मैंने चतुराई से फोटो का फ्रेम निकालने और हाथी दांत से उस सुंदरी को बाहर निकालने में सफल हो गया। जैसे ही मैंने अपने होठ चित्र पर जमाए और उसके बालों की सुगंध को महसूस किया, मैंने एहसास किया कि यह सचमुच कोई जीवित छवि थी, जिसे मेरे कांपते हाथों ने थाम रखा था। मुझ पर बेहोशी तारी हो गई और चित्र पकड़े हुए ही मैं सोफे पर अचेत सा होकर गिर पड़ा। होश आया तो मैंने अपने माता पिता और मामी को चिंता मग्न देखा। मेरे पिता बड़बड़ाते हुए मेरी नाड़ी देख रहे थे। मामी पंजे जैसी अपनी अंगुलियों से मुझे वो चित्र लेने का प्रयास कर रही थी और मैं उसे जोर जोर से पकड़े था। मेरे प्यारे बच्चे, इसे छोड़ दो, तुम इसे गंदा कर रहे हो, उन्होंने पुकारा।
देखो, जब भी तुम चाहोगे मैं इसे तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन अभी तुम इसे नष्ट करने में लगे हो। इसे इसके पास ही रहने दो। लड़के की हालत ठीक नहीं है, माँ ने प्रार्थना से की। मामी ने उत्तर दिया, अरे कैसे रहने दो, आखिर कौन ऐसा चित्र बना सकेगा, आजकल कोई ऐसा सूक्ष्म चित्र नहीं बना पाता। ये मेरे बीते दिनों की याद है और मैं भी बीते दिनों की चीज हूँ। अब मैं वैसी नहीं हूँ जैसे इसमें मैं दिखाई गई हूँ। ये मेरी जवानी की तस्वीर है। भय से मेरी आंखें फैल गई, मेरी अंगुलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। पता नहीं कैसे मुंह से निकला, इस चित्र में तुम हो मामी। क्यों तुम्हें भरोसा नहीं कि कभी मैं इतनी सुंदर भी थी? हूँ तो अब भी सुंदर, लेकिन तब 23 साल की थी और अब तो भूल गई कि हो कितने साल की। मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं फिर से अचेत हो गया। पिता ने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और दवा खिलाने लगे। इसके बाद मैं जल्दी ठीक हो गया, लेकिन फिर कभी भी मैंने मामी के घर जाने की इच्छा जाहिर नहीं की। आज मैं बड़ा हो गया हूँ और वो सब याद करके आज भी मुझे बहुत हंसी आती है। मामी की तस्वीर को ही मैं मेरे सपनों की राजकुमारी समझ बैठा था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल का बटन दबा देना, ताकि ऐसे ही रोचक कहानियां आपको हमेशा मिलती रहे।